Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on Prayas EduHub Education channel। देखिए दोस्तों, ये L1 के जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपकी सीरीज 2 चल रही है। इसमें ये कुछ मेथड्स के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन प्रेजेंट आर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग। आजकल ज़माने में इंग्लिश के टीचर को या इंग्लिश सब्जेक्ट को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओवर एम्फोसिस ऑन ग्रामर, ग्रामर पे टीचर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज लेबोरेटरीज नहीं है स्कूल्स में, ये बात भी सही है। जहाँ लाइट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वहाँ लैंग्वेज लेबोरेटरी कहाँ से होगी। टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाते हैं, अभी भी पुराने तरीके चल रहे हैं कि इंग्लिश को हिंदी से पढ़ाया जाता है, ये बात भी सही है। तो सारी ही कमियां हैं, तो इसमें आंसर जो आपका वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखिए। द चैलेंज ऑफ एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट्स रेफर्स टू। इंग्लिश में पुअर एनवायरमेंट से क्या मतलब है। लर्नर्स लर्निंग ऑफ लिटरेचर, लर्नर्स यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश लिटरेचर सीखना, ये क्या पुअर एनवायरमेंट है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये आंसर नहीं होगा। पुअर स्टडी हैबिट, बच्चों की पढ़ने की आदत खराब है, क्या ये पुअर एनवायरमेंट को लेकर है। नहीं, ये तो खुद पर्सनल स्टूडेंट की दिक्कत है। पोल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में एक पोल्यूशन फैला हुआ है, नहीं, ये बात भी बिल्कुल बेमतलब की है। लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासरूम, पुअर एनवायरमेंट से मतलब है भाई, अच्छा एनवायरमेंट का मतलब है कि क्लास में सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, टीचर इंग्लिश बोल रहे हैं, स्टूडेंट इंग्लिश बोल रहे हैं। पुअर एनवायरमेंट का मतलब है कि इंग्लिश की जो क्लासरूम है उसमें लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश है, आपको इंग्लिश सुनने को ही नहीं मिलती है, तो ये एक बड़ी कमी है, इससे पुअर एनवायरमेंट क्रिएट होता है। तो आंसर आप डी करेंगे। विच वन इज अ चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, इंग्लिश क्लास में पढ़ाने का इनमें से कौन सा एक चैलेंज है, कौन सी एक दिक्कत है। लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, टीचिंग पढ़ाने वाले के अंदर लेस इंटरेस्ट, उसमें कम इंटरेस्ट होना, बिल्कुल सही बात है, ये कमी है। मोर इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, ये तो अच्छी बात है, ये आपसे चैलेंज पूछ रहा है, नहीं। गुड लेसन प्रिपरेशन, अच्छा लेसन तैयार करना, अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना, ये तो तीनों अच्छी बातें हैं। चैलेंज है तो वो ये वाला है, ए होगा। आगे देखिए। द एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, अगर आप क्लास में बहुत ज्यादा मदर टंग का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है। हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में मदद मिलती है। नहीं, जब आप बहुत ज्यादा मदर टंग अपने गांव की भाषा बोलोगे तो इंग्लिश सीखने में कैसे मदद मिलेगी। ए चैलेंज टू लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में चैलेंज होता है, यस चैलेंज होगा, ज्यादा मदर टंग यूज करोगे तो चैलेंज तो होगा। ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, नहीं, ये आंसर हो जाएगा, बी कर देंगे आप आंसर। लिंग्विस्टिक वेरिएबल और मल्टीलिंग्विज्म इज अ, मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है। एक क्लास में एक से ज्यादा भाषाओं का यूज करना क्या कहलाता है, मल्टीलिंग्विज्म कहलाता है। कि आप क्लास में जो अलग अलग स्टूडेंट्स बोलने वाले हैं लैंग्वेज को, उन सब की लैंग्वेज क्लास में यूज करने दी जा रही है, टीचर भी उनसे सीख रहा है, बच्चे भी आपस में सीख रहे हैं, वो होता है मल्टी बहुभाषावाद। इज एक्वायर द नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, इससे आप अलग अलग देशों की फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का एक टूल है, एक साधन है, अपने नोट्स में चीज लिखी हुई है कि जो मल्टीलिंग्विज्म है ये फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए एक टूल होता है। तो आंसर आप सी करेंगे। फिर देखिए, इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो आप इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो मूल्यांकन क्या चीज होती है। कंटिन्यूअस होता है, कम्युलेटिव समग्र होता है, नहीं नहीं होता, नहीं गलत बात है। कम्युलेटिव बट नॉट कंटिन्यूअस, ये होगा कंटिन्यूअस भी होता है, कम्युलेटिव भी होता है, लगातार सतत भी होता है, समग्र पूरा भी होता है। सीसी जो होता है वो कंटिन्यूअस और कम्युलेटिव दोनों होता है। हु हैज सजेस्टेड 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग, किसने पढ़ाने की 4 स्टेप बताई थी कि सबसे पहले आप पढ़ाने का प्लान करो, फिर उनको ऑर्गेनाइज करो मैटर को, और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन मूल्यांकन करो। ये बात IK डिवाइस ने कही थी दोस्तों। लेटेस्ट स्कीम कौन सी है CBSE के द्वारा इवैल्यूएशन की, वो है CCE, जो CBSE ने नया इंट्रोड्यूस किया है। CC कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो आपका आंसर दे रखा है C के अंदर, कंटिन्यूअस एंड कम्युनिकेटिव इवैल्यूएशन, सॉरी कम्युनिकेटिव नहीं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बी आंसर करेंगे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, लगातार और सतत और समग्र। और लास्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन डज नॉट असर्टेन, इवैल्यूएशन किस चीज की जांच नहीं करता है। असर्टेन यानी पता लगाना,
इवोल्यूशन से तीन चीजों का पता चलता है, एक का पता नहीं चलता, इनमें से कौन सा? एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जब आप मूल्यांकन लेते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट का एजुकेशन स्टैंडर्ड पता चलता है, ये बात सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड पता चलता है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ के फीस लेने वाले कैसे हैं, वहाँ के टेक्निकल सपोर्ट वाले लोग कैसे हैं, क्या मूल्यांकन से उनका पता चलेगा या इंस्टीट्यूट का पता चलेगा? नहीं, ये बात गलत है, इसका पता नहीं चलता है। टीचिंग स्टैंडर्ड पता चलेगा इंस्टीट्यूशन का, बिल्कुल सही है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड, टीचिंग स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूट के टीचर्स का क्या स्टैंडर्ड है, एफिशिएंसी क्या है, ये पता चलेगा। यस, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड पता नहीं चलेगा। तो ये आपके मेथड के 9 क्वेश्चन थे। आई होप इनके आंसर आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ जी, अभी जो अपना 2.0 का पेपर हुआ था उसमें L1 में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है आपके वो देख लेते हैं अपन। 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111, जंतुओं में अलिंगिक जनन की कौन सी विधि हाइड्रा में सामान्य है? यानी आपको पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जो हाइड्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो द्विविखंडन हाइड्रा में नहीं पाया जाता, पार्थेजेनेसिस भी नहीं पाया जाता, विखंडन भी नहीं पाया जाता, और मुकुलन अर्थात बडिंग ये किस में पाई जाती है भाई? हाइड्रा में पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपका ये हाइड्रा है, यह हाइड्रा है, इसके यहाँ एक ऐसे बडिंग तैयार होती है। ये बडिंग यहाँ से अलग होके किसका निर्माण कर लेती है? एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से अंडपरजक कौन से जंतु हैं? ठीक है, देखो दो टाइप के जंतु होते हैं, एक होते हैं अंडपरजक और एक होते हैं आपके जीवपरजक, ओविपेरस एंड विविपेरस। तो चमगादड़ है, ये तो विविपेरस है भाई, सजीव परजक है, ये भी विविपेरस है। पक्षी एंड सरप ये दोनों किसको, ये बच्चों को जन्म नहीं देते, कि क्या बनाते हैं? अंडे बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा। मानव में गर्भावस्था सामान्य कितनी अवधि होती है भाई? या तो 280 दिन होते हैं, या कई बार 280 दिन ऑप्शन में नहीं आते तो कितने आते हैं? 40 सप्ताह। ठीक है, तो 280 ऑप्शन ढूंढिए आप, तो 280 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निषेचन के पश्चात युग्मनज सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? भाई कहीं नहीं पहुंचता, जो ये फेलोपियन ट्यूब है आपकी, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो आपका एम्पुला भाग है, इस एम्पुला भाग में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। फेलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग? एम्पुला भाग, इसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। और इस एम्पुला भाग में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने तक ये 7 दिन तक, लगभग ये मानो बुक में लिखा मिला रेंज में लिखा मिलता है 5 से 6 दिन। ठीक है, ये यहीं रहता है, कहीं नहीं जाता, तो ये फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा। उसके बाद में ये गर्भाशय में आके क्या होगा? अध्यारोपित होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका फेलोपियन ट्यूब। ये तुरंत बोल रहा है निषेचन के पश्चात युग्मनज सबसे पहले कहां पहुंचता है? कहीं नहीं पहुंचता, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन हुआ था, वहीं पे रहेगा 7 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 115, द्विविखंडन के संबंध में सही नहीं है अर्थात गलत कथन की पहचान करनी है। यह अलैंगिक जनन की विधि है, सही बात है भाई। यह अमीबा में, हाँ, द्विविखंडन अमीबा पाया जाता है, शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है। इसमें दोनों संतति कोशिकाएं समान आकार की होती हैं, हाँ जी, ये बात भी सही है। इसमें दोनों कोशिकाएं क्या होती हैं आपकी? समान आकार की होती हैं। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, नहीं भाई, सामान्य विधि है, सामान्य मेथड है ये अमीबा में। तो ये आपका कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये तीनों कथन क्या है? सही है, ये सही कथन है, और ये कौन सा कथन है आपका? गलत कथन है भाई। ठीक है, यहीं आपके क्वेश्चन क्या होते हैं? जनरल साइंस के समाप्त होते हैं। धन्यवाद। हाँ भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे।
देखिएगा, हम बात करेंगे आपके हिंदी की जो प्रश्नोत्तरी थी उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखो कौन सा तृतीय श्रेणी या टेस्ट सीरीज आपके 2.0 वाली की बात कर रहे थे। ये कह रहा है कि किस लोकोक्ति का अर्थ संगत नहीं है। क्या कह रहा है भाई? संगत नहीं है। किस लोकोक्ति का अर्थ संगत नहीं है, मतलब गलत बताया गया। वह कौन सा है? आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। क्या करना? विपरीत कार्य करना। कंगाली में आटा गिला, विपत्ति पर विपत्ति आना, और कूद कूद मछली बगुले को खाए, अनुकूल काम करना। अनुकूल काम करना थोड़ी होता है, अनुकूल काम करना। उसने कहा संगत नहीं है, तो संगत नहीं है, यही नहीं है भाई, संगत नहीं है। कौन सा विकल्प होगा आपका? डी विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होता है। ठीक है, ध्यान रखना विशेष रूप में कौन सा विकल्प है? डी विकल्प इसमें सही होगा भाई। इसने आपको कह दिया उल्टा काम करना, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि, ठीक है जी भाई, बहुत ही अच्छा भाई, कर लिया सबने। कौन सा विकल्प होगा? चौथा विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट देखो, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। सौंदर्य, ससुंदर के सर में चमेली, सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, और किसी चीज को गलत इस्तेमाल करना, और अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्रीय वस्तु का उपयोग करना। बताओ, अच्छी तरीके से बताइएगा, जल्दी से उत्तर दो। इसका शानदार उत्तर आना चाहिए, एकदम जमाजम और भमा बम उत्तर दो भाई, जल्दी से जल्दी उत्तर दे दीजिएगा। बताइएगा क्या कह रहा है भाई? छछूंदर के सर में चमेली का तेल, बताइएगा। इसमें विकल्प आप सभी को पता है, कई बार पढ़ चुके हो आप, आता भी है अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्रीय वस्तु का उपयोग करना। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा अर्थ की दृष्टि से असंगत है? ऊंच नीच, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, बुराई में पड़ जाना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, कच्चा चिट्ठा खोलना, भेद खोलना, खून सफेद हो जाना, शक्तिहीन होना। क्या बात है? गोटी लाल करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। बताइएगा कौन सा विकल्प होगा? गुण सफेद होना, शक्तिहीन होना, ये थोड़ा ही तो गलत है आपका। विकल्प कौन सा सही होगा? सी विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है। कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प आपका सही होगा भाई इसमें। हाँ, कौन सा विकल्प है? सी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा भाई। सी विकल्प जी। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है आपके सामने। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है। क्या? मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें, क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों को घनिष्ठ रूप से क्या करता है? संबंधित है। यह कथन किसका? कोठारी आयोग का। ये तो किसका है? कोठारी आयोग का है। ध्यान रखना भाई, किसका है? कोठारी आयोग का है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं है? ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं है? बताओ जल्दी से, क्या उत्तर होने वाला है? कौन सा विकल्प भाई? मूल्यांकन के अंदर ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? ये तो नियमितीकरण नहीं आता है। क्या है? नियमितीकरण इसके अंतर्गत नहीं आता है। अनुप्रयोग आता है, बोध आता है, विश्लेषण आता है। और कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है। मूल्यांकन का उद्देश्य बताओ। फैसला होता है, अनुमान होता है, निर्णय एवं जांच प्रयोग करना, और कथन होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा हुआ है, बताओ मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। देखो इसमें क्या होता है? निर्णय एवं जांच परख करना होता है। क्या? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। विकल्प सही कौन सा होगा? सी विकल्प इसमें सही होगा। कौन सा क्रम सही नहीं है? होनहार बीरवान के होत चिकने पात मुहावरा है। अकल से घोड़ा दौड़ाना मुहावरा है। विष दे पर विश्वास न दे लोकोक्ति, हथेली पर सरसों नहीं उगती। बताइएगा क्या होगा विकल्प भाई? बताओ जल्दी से। तो ये मुहावरा नहीं है। कौन सा? होनहार बीरवान के होत चिकने पात, ये क्या है? लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। तो ध्यान रखना, पहला आपका ऑप्शन गलत होगा। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। तिलों में तेल का आस न करना, तिलों से तेल का आस न करना, गलत बात कह रहा है। किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, विकल्प सही है। निराशा में, गलत है। तिलों में तेल न निकलना। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो सीधा सा सिंपल सा है। इसमें कौन सा होता है? अवसरवादी व्यक्ति हुए, अवसरवादी व्यक्ति होना। कौन सा? अवसरवादी व्यक्ति होना। तो सिंपल सिंपल प्रश्न थे आपके लेवल प्रथम का ये जो प्रश्न पत्र था। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। आगे कक्षा में आप देखिएगा भाई। नेक्स्ट अंग्रेजी के बारे में।
तो बात करते हैं हम मैथ्स के प्रश्नों को लेकर। पहला प्रश्न 106 नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2324 और 8148 का HCF क्या होगा? HCF मतलब इन दोनों में किसका भाग जाएगा? अच्छा, वैसे दोनों संख्याएं सम है तो ये भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए। अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो देखो 69 का पॉसिबल होगा, जब 3 का भाग इसमें जा रहा है इसमें भी जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? HCF निकालना है। वैसे अगर दो नंबर हैं अपने पास तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये आपकी चॉइस है कि डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे इसको देखो एक बार, 2 और 2 4 और 4 8, 3 11, 3 से डिवाइड नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, कंफर्म है। ठीक है, ओके। 38 का मतलब 2 भी है, 84 का मतलब 4 है, 28 का मतलब 4 है। 4 का डिवाइड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 4 का डिवाइड जा रहा है, ओके करेक्ट है। 84 चेक कर लो एक बार, क्योंकि 84 बड़ा है, 28 छोटा है। अब 84 के लिए 7 का भाग भी जाना चाहिए। तो 7 का भाग अगर देखेंगे तो 7 का भाग जा रहा है क्या? तो 7 का नियम कहता है कि आप 3 3 का पेयर बनाओ। तो 324 में से अगर मैंने 2 घटाया तो 322 बचेगा। और 7 का भाग जा रहा है क्या? 7 चौक 28। 7 का भाग नहीं जा रहा, बाकी आप भाग लगा देखते, 7 या 21, कितना बचेगा? 2। ठीक है, 7 के लिए क्या करेंगे भाई? 324 में से 2 लेस किया तो 322। ठीक है, 7 चौक 28, 4 बचेगा। हाँ, 7 का भाग जा रहा है, यानी 84 का भी जाएगा। अब 84 के लिए देखो, 84 के पॉसिबल क्या थे हमारे पास? ये हमारे पास आ गया 4 भी आया था, 7 भी आया था, लेकिन ध्यान रखना 3 नहीं आ रहा था। 3 नहीं आ रहा था ना भाई, 3 तो है ही नहीं ना इसके अंदर। अब मैं 3 की बात कर रहा था, तो 3 नहीं है तो मतलब 84 नहीं है। तो बचा कौन सा? 28। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो आप देखोगे कि बहुत आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। बाकी आप भाग लगा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ संख्याओं का एलसीएम 72 है तो उनका मैथसेप है नहीं हो सकता। आपको बता दूं कि एचसीएफ जो होता है वो एक फैक्टर होता है, इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। हमेशा एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम का क्या होगा? फैक्टर होगा। तो क्या 9 72 का फैक्टर है? बिल्कुल है। 24 है, 12 है, 7 नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 7। तो जो फैक्टर नहीं होगा वो आंसर होगा, जो फैक्टर नहीं होगा वो आंसर होगा, और जो फैक्टर होगा, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8 9 12 15 से भाग देने पर हमेशा एक बचे? 8 का भाग जाए तो एक बचे, 9 का भाग जाए तो एक बचे। अच्छा, 9 का पकड़ लेते हैं। अगर इसमें 9 का भाग लगाया तो कितना बच रहा है? 8। कंफर्म ही नहीं है, हटाओ, गलत है ये। 9 का भाग लगाया तो 8 और 1 9 कट गया, एक बच रहा है, बिल्कुल ये हो सकता है। 3 और 6 9, एक हो गया, बिल्कुल सही बात है। दोनों पॉसिबल है, मैं ऑप्शन से करके बता रहा हूँ। 9 गया 8, यानी ये दोनों आंसर नहीं है। अब बचे इन दोनों आंसर में, आपने 9 को पकड़ लिया है। अब 15 का भी लगा सकते हैं, 12 का भी लगा सकते हैं। एक बार 12 का लगाएं क्या? 12 का भी जाएगा, एक बचेगा। 8 का लगाओ, 8 से पता चल जाएगा। 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 16 का मतलब बचेगा बेटा 2, 20 हो गया। 20 और एक 21 हो गया हमारे पास। तो 8 21, 5 बचेगा, मतलब ये आंसर नहीं है। इकलौता ऑप्शन कौन सा बचा? डी। तो आप ऑप्शन पे जाइए, बहुत आसान है इसको करना। बाकी आप एलसीएम निकाल कर भी उसमें +1 कर सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एचसीएफ नहीं, उनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो दो संख्याएं 3 4 है, तो संख्याएं मान लो 3L या 3X, मान लो 3X और 4X। ठीक है, तो नंबर्स आपने माने 3X और 4X, और मुझे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर एचसीएफ कितना मान लिया अपन ने? एचसीएफ माना है यहाँ पर X, करेक्ट। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3 × 4 × X। इसका एलसीएम होगा, जिसका मान आपको दे रखा है 3 × 4 × X, का मतलब अपने को दे रखा है 84। तो एक्स का मान अगर 84/12 यानी 7, तो एक्स का मान 7 है। तो बड़ी संख्या निकालनी है बेटा, बड़ी संख्या का मतलब हो गया 4x। 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर सी। 36 54 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। और 90 डिवाइड करना है, बराबर का मान है। इन सब का एलसीएम निकालो तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें इन सब का भाग जाता हो छोटा नंबर। तो या तो टुकड़े कर लो, जैसे 6 × 6 जो कॉमन मैक्सिमम आ रहा है, या 18 नहीं, 6 × 6, 6 × 9 और 6 × 10। तो 6 तो हमारे पास आएगा। उसके बाद देखो
6, 9 और 10। 6, 9 और 10 का अगर मैं बात करूं तो 9 और 10 90, 90 में 6 आएगा तो आएगा सीधा सीधा 540। तो एलसीएम आ गया 540 और डिवाइड बाय आपको करना है 90, तो आंसर आएगा बच्चे 6, ऑप्शन नंबर डी। तो बिना मेथड्स के हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। चलिए, तो हमारा मैथ्स के जो 5 प्रश्न थे हमारे सॉल्व हुए।